गढ़वाल रियासत का इतिहास राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। इसमें राजाओं की महत्वाकांक्षाओं के चलते लड़े गए युद्धों के किस्से भी हैं और सत्ता संघर्ष की हिंसक पटकथाएं भी। लेकिन इनके साथ ही गढ़ राज्य में कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी हुई जिन्होंने वक्त आने पर न केवल गढ़वाल रियासत को आक्रमण से बचाया, बल्कि अपनी युद्ध कौशल का ऐसा नायाब उदाहरण पेश किया कि ये छोटी सी पर्वतीय रियासत सालों साल दुश्मनों से महफूज रही। राजशाही के इस एपिसोड में आज हम ऐसी ही एक महारानी का किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसने न केवल उन मुगलों को हराया जिनकी पूरे हिंदुस्तान में तूती बोला करती थी, बल्कि उन्हें हराने के साथ ही उनके लड़ाकों की नाक काटकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस घटना के बाद इतिहास ने उन्हें नक्कटी रानी के नाम से याद रखा। ये रानी थी पवार वंश की वीरांगना रानी कर्णावती। नमस्कार, मेरा नाम है मनमीत और आप देख रहे हैं एम्पायर। साल 1628 जनवरी का महीना था। शाहजहां अपने पिता की मौत के बाद छिड़े सत्ता संघर्ष में विजेता साबित हो चुके थे। आगरा के किले में उसकी ताजपोशी होनी थी। भारत भर की रियासतों को इस ताजपोशी में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजे गए। ऐसा ही एक निमंत्रण गढ़वाल रियासत के राजा महिपत शाह के पास भी पहुंचा। कहने को तो यह निमंत्रण था, लेकिन इसकी तासीर किसी आदेश से कम नहीं थी, क्योंकि मुगलिया निमंत्रण मिलने पर भी उसके समारोह में शामिल न होने का सीधा मतलब था मुगलिया शान में गुस्ताखी करना। यही गुस्ताखी गढ़वाल रियासत के तत्कालीन राजा महिपत शाह ने भी की और शाहजहां की दुश्मनी मोल ले ली। इस घटना के कुछ समय बाद ही राजा महिपत शाह कुमाऊं युद्ध में मारे गए। उस वक्त उनके बेटे पृथ्वीपति शाह की उम्र महज 11 साल की थी। लिहाजा रियासत की कमान उनकी पत्नी राजमाता रानी कर्णावती के हाथों में आई। कभी इस दरबार की शान रहे रिखोला लोधी जैसे वीर की भी अब तक मौत हो चुकी थी। ऐसे में ये चर्चाएं तेजी से फैलने लगी कि एक महिला के नेतृत्व में गढ़वाल रियासत अब अपने सबसे कमजोर दौर में आ चुकी है, जिसे कभी भी आसानी से जीता जा सकता है। ये चर्चाएं मुगल दरबार तक भी पहुंची। शाहजहां को वो अपमान याद हो आया जो राजा महिपत शाह ने उसका निमंत्रण ठुकरा कर किया था। उसे लगा कि गढ़वाल रियासत को सबक सिखाने का यही समय आ चुका है। उसने अपने सिपा सलाहकारों से चर्चा की तो उसके प्रमुख फौजदार नजाबत खान ने गढ़वाल रियासत को मुगल शासन के अधीन लाने की जिम्मेदारी ले ली। इससे खुश होकर शाहजहां ने तुरंत ही नजाबत खान की तनख्वाह 50% बढ़ा दी। गढ़वाल के इतिहास के लेखक डॉक्टर सी प्रसाद डबराल लिखते हैं कि फौजदार नजाबत खान ने शाही दरबार में प्रस्ताव रखा कि उसे हथियारों से लैस 1000 पैदल सैनिक और 2000 घुड़सवार दे दिए जाए तो वो कुछ ही महीनों में गढ़वाल रियासत को मुगलों के पैरों तले ला देगा। हालांकि निकोलस मानुची की लिखी स्टोरियो डो मोगोर में जिक्र मिलता है कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाली नजाबत खान की फौज में 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार शामिल थे। गढ़वाल पर चढ़ाई करने से पहले नजाबत खान ने सिरमौर के राजा मदांता प्रकाश को अपने पक्ष में किया। इससे मुगल सेना को दुन घाटी में घुसने का सीधा रास्ता मिल गया। सिरमौर राज्य से यमुना को पार करते हुए वो दुन घाटी पहुंचे और शेरगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कालसी के पास स्थित कानीगढ़ पर कब्जा किया और उसे सिरमौर के राजा को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। नजाबत खान की फौज लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रही थी। संतूरगढ़ पर कब्जे के साथ ही उन्होंने पूरी दुन घाटी को जीत लिया। इसके बाद वो डोईवाला माजरी होते हुए ऋषिकेश पहुंचे और नन्नूरगढ़ पर कब्जा कर लिया। ये वही जगह है जहां आज IDPL कॉलोनी बसी हुई है। उस दौर पर यहां एक गढ़वाली किला हुआ करता था। इस किले पर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजाबत खान स्वर्गा आश्रम होते हुए गंगा नदी के किनारे किनारे श्रीनगर की तरफ बढ़ चला। मुगलों का गढ़वाल पर चढ़ाई करने का ये अभियान अब तक बेहद सफल रहा था। बिना कोई बड़ा नुकसान झेले ही उन्होंने अब तक कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे।
इससे नजाबत खान को यह लगने लगा था कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को जीतना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देवप्रयाग पहुंचने से कुछ पहले ही उसने गंगा किनारे अपना पड़ाव डाला और रानी कर्णावती को संदेश भिजवा दिया कि रानी की भलाई इसी में है कि वो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दे। इस आत्मसमर्पण की एक शर्त यह भी थी कि रानी को 10 लाख रुपए बतौर भेंट चुकाने थे। ये प्रस्ताव आने पर रानी कर्णावती ने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया। उन्होंने नजाबत खां को संदेश भिजवाया कि वो 10 लाख रुपए चुकाने को तैयार है, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ चुकाना मुमकिन नहीं। इसके लिए उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए। नजराने के तौर पर रानी कर्णावती ने 1 लाख रुपए भी नजाबत खां को भिजवा दिए। इससे नजाबत खां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गढ़वाल को जीतने का जो सपना पालकर वो निकला था, वो सपना इतनी आसानी से पूरा हो रहा था। उसने खुशी खुशी रानी को समय दिया और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गंगा किनारे ही पैसों का इंतजार करने लगा। इधर रानी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने नजाबत खां से कुछ दिनों की यह मोहलत एक सोची समझी रणनीति के तहत मांगी थी। रानी के सिपा सलाहकारों में उस वक्त माधो सिंह भंडारी, जग्गा देव, उद्दू नेगी, नंद ठाकुर और सादिक बिष्ट शामिल थे। इन सभी ने मिलकर यह रणनीति बनाई कि कुछ दिनों की मोहलत मिलते ही पूरे मोर्चे पर तैनात सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया जाए। साथ ही गंगा के जिस तीखी घाटी में नजाबत खान अपने हजारों सिपाहियों के साथ शिविरों में इंतजार कर रहा था, उस घाटी के दोनों ओर की पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर रखवा दिए जाए। इसके बाद जब रानी ने मुगलों पर हमले का आदेश दिया तो मानो उनकी सेना पर कहर टूट गया। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही पहाड़ियों से गिराई गई चट्टानों में उनके हजारों सैनिक दफन हो गए। नजाबत खां खुद तो किसी तरह बच निकलने में सफल रहा, लेकिन उसकी पूरी फौज तहस नहस हो गई। कुछ मलबे में दब गए, कुछ गंगा में बह गए और पहाड़ियों की ओर भागे कुछ सिपाही को गढ़वाली सैनिकों ने पकड़ लिया। माना जाता है कि लगभग 800 मुगल सैनिकों को बंदी बनाकर श्रीनगर में रानी कर्णावती के सामने पेश किया गया। रानी ने इनकी जान तो बख्श दी, लेकिन इन सभी की नाक कटवाकर मुगल बादशाह के पास भिजवा दी। इसी घटना के बाद रानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना गया। नजाबत खां को हराने के बाद रानी कर्णावती की सेना ने सिरमौर का रुख किया। मुगलों का साथ देने के लिए उन्हें सबक सिखाना अभी बाकी था। घाटी के जो भी इलाके मुगलों ने कब्जाए थे और सिरमौर को सौंप दिए थे, ये सभी वापस जीत लिए गए। सिरमौरी सेना को पब्बर नदी तक खदेड़ दिया गया और खतकोटी तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई। उधर नजाबत खां जब मुगल दरबार में पेश हुआ तो शाहजहां ने उसके तमाम पद छीन लिए। 1740 के आसपास लिखी गई मासिर उल उमरा में जिक्र मिलता है कि इस अपमान के बाद नजाबत खां ने खुदकुशी कर ली थी। गढ़वाल को जीतने की शाहजहां की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि जितने भी हमलावर दक्षिण की ओर से आए, ये कभी भी गढ़वाल रियासत की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच सके। इसका एक बड़ा कारण तो इस क्षेत्र का भूगोल था, लेकिन इसके साथ ही एक दिलचस्प मिथक भी सैकड़ों सालों तक गढ़वाल रियासत की सुरक्षा करता रहा। मिथक यह था कि गढ़वाल रियासत की फौज में उड़ने वाले राक्षस भी शामिल हैं, जो पहाड़ियों से उड़कर हमला करते हैं। इन मिथकों का जिक्र तारीख बदायूनी से लेकर एडविन फिलिक्स और एटकिंसन तक की किताबों में मिलता है। नजाबत खां की हार ने भी इस मिथक को और मजबूत बना दिया था। असल में जब गढ़वाल रियासत के सिपाहियों ने मुगल सेना पर चट्टाने गिराना शुरू किया तो उसी वक्त तेज ओलावृष्टि भी हुई। मुगल सेना पर अचानक टूटी इस आपदा से उन्हें यही एहसास हुआ कि जैसे प्रकृति स्वयं गढ़वाल रियासत की रक्षा के लिए आ गई हो। एटकिंसन की किताब में तो इस युद्ध के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि रानी कर्णावती के विंसर देवता ने ही उस दिन ओलावृष्टि करवाई थी, जिससे रानी की रक्षा हुई। बहरहाल रानी कर्णावती को इतिहास में उनके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उनकी दूरदर्शिता और निर्माण कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि देहरादून की पहली नहर का निर्माण रानी कर्णावती ने ही करवाया था। रिस्पना पानी को पूरी दून घाटी तक पहुंचाने वाली इस राजपुर कैनाल ने सिर्फ लोगों को ही पानी नहीं पहुंचाया, बल्कि घाटी में कृषि को बेहद उपजाऊ बना दिया था। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की वेबसाइट में भी रानी कर्णावती द्वारा बनाई गई इस नहर का जिक्र मिलता है। रानी कर्णावती के शासन में दून की राजधानी नवादा में हुआ करती थी। यहाँ उनका एक खूबसूरत महल भी था। साल 1874 में लिखी गई GRC विलियम्स की किताब
मेमोर ऑफ देहरादून में जिक्र मिलता है उस वक्त तक भी रानी कर्णावती के महल को नवादा में देखा जा सकता था, लेकिन अब इस पूरे इलाके में प्लॉटिंग हो चुकी है और रानी कर्णावती के महल के अवशेष तक बाकी नहीं। उनके नाम की बस एक ही प्रत्यक्ष निशानी आज भी हम सबके बीच है, लेकिन इसकी जानकारी भी कम लोगों को ही है। ये निशानी है देहरादून का करणपुर इलाका, जिसे रानी कर्णावती के नाम पर करणपुर कहा जाता है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एम्पायर के आने वाली कड़ियों में भी हम आपको पहाड़ी रियासतों के इतिहास की कहानी सुनाते रहेंगे। जुड़े रहें बारामासा।